Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Today we are starting NCERT solutions. तो आपको समझना है पार्ट्स में आएंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने हमेशा बोला है बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स को कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को तो बिल्कुल इग्नोर मत कर देना भाई। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जो आपको जो फॉर्मुलेशन दिखता है ना, अलग अलग जो टिपिकल वर्ड्स आ जाते हैं, हम बोलते हैं हमने पढ़े ही नहीं, एनसीईआरटी के ही रहते हैं। सो दैट इज़ वाई बिल्कुल स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी वाला पोर्शन। तो आज हम कवर करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर चैप्टर नंबर 5 इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। नाउ स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं हिंदी मीडियम चैनल पे, दैट इज योर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपके लिए कवर की जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। फाइन, चालू कर दें फिर, क्यों वेस्ट करना है भाई टाइम, वैसे ही बोर्ड्स आने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सभी ध्यान से देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, ब्रिंग आउट द की इश्यूज इन द रूरल डेवलपमेंट। तो पहले आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग एंड यू विल ऑल्सो हैव टू टेल स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द की इश्यूज, कौन कौन सी दिक्कतें हैं भाई जो हमारा जो पिछड़ा इलाका है ना, रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, बैकवर्ड रीजन है, क्यों डेवलप नहीं हो पा रहे, क्यों इनके डेवलपमेंट का हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, वाई देर आर सो मेनी इश्यूज, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। बेसिकली इसमें हम चाहते हैं कि हम लोग डेवलप करें विलेज एरियाज को, ठीक है, बैकवर्ड रीजन्स को, ठीक है, विलेजेस, बैकवर्ड रीजन्स। थर्ड हमारे पास इसमें हो जाएगा कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उसको कम करना है। ठीक है, बेटर आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए गुड्स की, मार्केटिंग को हमें एनहांस करना है। तो ये सारे टॉपिक्स क्या आते हैं हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं आरडी की। आरडी से आरडी शर्मा तो याद नहीं आ गए मैथ्स वाले? हाँ, मुझसे मत बताइए भैया, आई हैव अ डिफरेंट होल एपिसोड्स ऑफ ट्रॉमा ओवर देयर। लेकिन हाँ, तो अभी पूरे सेशन में विल टॉक अबाउट आरडी, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडी, रूरल डेवलपमेंट क्या है। सो आरडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम चाहते हैं कि विलेज एरिया हमारा डेवलप हो, बैकवर्ड रीजन्स हमारे डेवलप हों, रीजनल डिस्पैरिटीज जो रहती है, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग इश्यूज रहते हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसको हमें कम करना है। हम चाहते हैं हमारे जो गुड्स बनते हैं रूरल एरियाज में उनकी मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो सही जगह पे पहुँचे, उनका डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, एग्रीकल्चर का हो, नॉन एग्रीकल्चर हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलें। ये सारी चीजें कहाँ पे आती है जब हम लोग बात करते हैं तो डेवलपमेंट किसके बारे में, आरडी के बारे में बात करते हैं, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। क्लियर, तो उसको आरडी बोलेंगे अपन। तो ये अपना आरडी का डेवलपमेंट है, आरडी करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डन, आगे बढ़े। इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। याद रखना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसको बिल्कुल आप अपने मन से लिख सकते हैं, समझे इस बात को। इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपने मन से आप लिख सकते हैं, बस आपको करेक्ट हेड पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके बाद अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि हम तो यही बोलेंगे कि आपको अपने मन से एक्सप्लेन करना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। चलो, so RD is a comprehensive term. It essentially means a plan of action for the development of areas which are lacking behind in social economical development. तो जब हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, RD की बात करते हैं, तो हम लोग हर तरीके से चाहते हैं, सोशली भी,
और इकोनॉमिकली भी, सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, हम चाहते हैं भाई कि हमारा डेवलपमेंट होना ही चाहिए। सो द की इश्यूज इन द रूरल डेवलपमेंट आर, पहला है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपको बोला है व्हेन ह्यूमन इज अ रिसोर्स, when human is considered as a resource। तो मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया है, दैट इज सेक स्क्वायर। वी हैव, एस से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास आती हैं स्किल्स, ए से है हमारे पास एबिलिटीज, के से है नॉलेज, ए से है एक्सपर्टीज, और एक और है हमारे पास एजुकेशन। क्लियर? तो स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज और एक्सपर्टीज और एजुकेशन। तो ये सेक स्क्वायर है हमारे पास जो ये कहता है कि भाई ये तो किसी ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि मेजर इशू मेरे पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब कि जो लोग रूरल एरियाज में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं स्किल में, उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी नॉलेज में, उनकी एक्सपर्टीज़ में या एजुकेशन में, या सारी में भी हो सकता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है। सो वी कैन से दैट जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है, मतलब हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे अर्बन एरियाज़ में नहीं बल्कि जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाए। अब देखो हम चाहते हैं भाई कि वहाँ के लोगों की स्किल्स बढ़ें, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बिल्कुल कंप्यूटर सीखो, आईटी टेक्नोलॉजी के मास्टर बन जाओ। अगर आपको नहीं बनना कोई बात नहीं, आप एग्रीकल्चर में रहना चाहते हो, वेल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप उसमें भी तो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, अपनी और एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हो, नॉलेज को बढ़ा सकते हो। एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है ताकि आपको पता चले कि भाई सही खाद कैसे डालनी है, कैसे कर, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में। खैर इतना तो डिटेल में मुझे नहीं पता है ना। वैसे तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन द विलेज एरिया, हमारे घर वाले भी पूरे फार्मिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको बहुत नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, है ना। नेक्स्ट एजुकेशन, अधिकतर हम फार्मिंग जो लोगों जो फार्मिंग से कनेक्टेड रहते हैं, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं हैं एजुकेशन को। उनका रहता है कि यार खेती बाड़ी तो करनी है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा तुम खेत पे आके काम कराओ। तो ये एक एटीट्यूड रहता है। तो हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म जो गेन हमें मिल सकता है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं कि भाई आज का टाइम बचा लेते हैं, इससे काम करा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई बाद में देखी जाएगी। और फिर बाद में क्या होता है, फिर जो होता है देखा नहीं जाता, राइट। तो ये समझना है स्टूडेंट्स हमें कि बेसिकली अगर कोई भी एक पर्सन ये सारी चीज़ों में लैक कर रहा है तो मतलब हमें ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। So investment should be made in education, health, technical skills development and make people more effective and efficient and able to do work. Clear? So hopefully students मैंने ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? Okay. Development of productive resources. So the rural people are mainly dependent on agriculture to earn their livelihood that usually suffers from low productivity, lack of infrastructure and disguised unemployment. What is the meaning of disguised unemployment? क्लास 9th में पढ़ते हो आप लोग इसके बारे में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब रहता है दैट यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अपीयर टू बी एम्प्लॉयड का मतलब ये रहता है बेसिकली कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कोई लोग उस चीज़ में एम्प्लॉयड है, उसकी वजह से क्या होता है कि जितना आप अर्न कर सकते थे उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरीके से आप अनएम्प्लॉयड ही हो कि जितना आप कमा सकते थे उतना नहीं कमा पा रहे हो, राइट। तो आपको जैसे कि पता है एग्रीकल्चर में भर के लोग भरे पड़े हैं। अब आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं रिस्की है, हर बार प्रोडक्टिविटी सेम हो ज़रूरी नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बढ़ाएं और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी देखें, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स विद द टेक्निकल रिफॉर्म्स अलाउ द फार्मर्स टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स एंड मेथड्स विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ फार्म आउटपुट। लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो लीड टू द एफिशिएंट एंड द ऑप्टिमम यूज ऑफ लैंड एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो आपको पता है
कि जो लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़े हैं, जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए 1950 से लेकर 1991 तक, हमने बात करी थी लैंड रिफॉर्म्स की और ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो उसमें हमने यही बात करी थी कि कैसे इंटरमीडिएटरीज को बीच में से हटाना है, ऐसे लॉज बनाने जो हेल्प करे फार्मर्स को। हम चाहते हैं जो भी लैंड हमारे पास है उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। तो कहीं ना कहीं आज भी प्रॉब्लम है, हम इतने सालों से सेम चीज़ सोच रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो आज भी हमारे पास मेजर इशू यही है कि लैंड रिफॉर्म सही तरीके से नहीं आ पा रहे, राइट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। दोनों चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। डन, चलो। Development of infrastructure. So infrastructure, the basic level for all kind of development such as electricity, irrigation, bank credit, transportation, development of market etc. तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नीडेड है, कहीं ना कहीं हम उसमें लैक करते हैं। उसको डेवलप करेंगे तो बेहतर तरीके से हमारा सही टाइम पे सही रिसोर्स पहुंच पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज द एविएशन ऑफ पॉवर्टी। एक बहुत बड़ा इशू यही है हमारे पास कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, उसके चक्कर में ना पढ़ाई हो पा रही है, ना स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो पा रहा है, ना रिसोर्सेज आ पा रहे हैं। तो एक डेप ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। जब तक पॉवर्टी का थोड़ा लेवल नहीं कम होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं पाएगा, है ना। सो स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू टैकल पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, एम्फसाइजिंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि पॉवर्टी कम हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, भले वो एग्रीकल्चर में हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हो, लेकिन रूरल एरियाज़ के लोगों को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो जब देखो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला सेशन जो हमने लिया था आरडी के ऊपर, हमने इसी के ऊपर लिया था। तो इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनने भी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो भी मैं आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ सो दैट आपको कनेक्ट हो पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन आरडी, है ना। रूरल डेवलपमेंट में आपको बताना है कि किस तरीके से क्रेडिट ज़रूरी है। अब देखो आपको पता है कि चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो या मेरे पास नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगता है, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। चाहे वो हमारी फार्मिंग एक्टिविटी हो चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, पैसा तो लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जाएगा। किसके पैसे जाएगा? खुद के जेब से जाएगा। लेकिन क्या पैसे हैं क्या? क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी किसकी है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब क्या रहता है? जो मुश्किल से थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर्स, ना ज़्यादा रिच हैं। मिडिल क्लास वाली हालत सब समझ लो। मिडिल क्लास में भी सबसे ज़्यादा लोअर लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। तो जब मुझे पता है मेरे मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया का जीडीपी बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग को क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो ये क्रेडिट है हमने पढ़ा है, दो रिसोर्सेज से मेरे पास आ जाता है। एक है मेरे पास इंस्टीट्यूशनल और एक मेरे पास आ जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस। इंस्टीट्यूशनल में क्या हो गया? आप बैंक से ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो, ठीक है। आप कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हो, बहुत सारे बैंक्स हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हो। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल हो जाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या हो गए? रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, रिच फार्मर्स एक्सेट्रा। तो जब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट की तो इसके भी दो रिसोर्सेस हैं हमारे पास। एक सोर्स होता है मेरे पास लीगल वाला, थोड़ा बेटर है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, और एक है मेरे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये दो सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पैसा लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें भाई फ्रॉड होने के चांसेस हैं और यहाँ पे आपको लीगल तरीके से काम करना पड़ेगा। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हम पढ़ चुके हैं।
फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिल पाए, वो बूस्ट कर पाए आपको। जो हम जो बोलते हैं भाई मार्केटिंग के लिए पैसा लगता है, वो मार्केटिंग का पैसा भी हमें यहाँ से मिल पाए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू टॉक इन कंसर्न, right? Sorry, take in concern. I think I said talk in concern. Take in concern. Right? So credit plays an important role in the rural development. Growth of rural economy depends primarily on the infusion of capital from time to time. क्योंकि मैंने अभी बोला कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता भाई, पैसा चाहिए चाहिए। इसलिए तो रोज़ कितना भी हमारे होते हैं ना, आपने कितने सारे मीम्स वगैरह में देखती हूँ कॉर्पोरेट कल्चर के, कि जहाँ पे दे डोंट वांट टू गो, लेकिन फिर जैसी सैलरी क्रेडिट हो जाती है फिर से वो काम करने लग जाते हैं स्पीड्स में। क्योंकि भाई देखो मनी है एक इंपॉर्टेंट सी, एज एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर मैं डिनाई नहीं कर सकती कि भाई मनी समवेयर इज एवरीथिंग, है ना, समवॉट इज एवरीथिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको हर जगह मनी की नीड है, हर एक चीज़ मनी के थ्रू हो रही है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पैसा नहीं होता, सब कुछ बहुत कुछ होता है ना। और पैसा नहीं है, जिसके पास नहीं है वो ही बता सकता है कि उसको उस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लग्जरीज़ की बात नहीं कर रहे, बेसिक सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट से दैट कि यार मनी कुछ नहीं है, मनी ज़रूरी नहीं है ना। जिसके पास जो चीज़ होती है उसको वो ज़रूरी नहीं लगती, है ना। सो दैट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है, क्रेडिट भी एक तरीके से मनी की ही बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल जाए। हम बोलते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के लिए ये कर दो, वो कर दो, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब एट द एंड कॉस्ट पे बात आती है तो कौन कितना सपोर्ट करता है। आप ये छोड़ो, अगर आपको एक ट्रिप डिसाइड करनी है अपने दोस्तों के साथ, अरे भाई यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, जैसे ही आप ये सब चीज़ें प्लान करते हो, जैसी बात आती है कि ट्रिप में कैसे एक्सपेंसेस को डिवाइड किया जाएगा, सब कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छे सपोर्टिव होंगे, कुछ लोग बचना चाहेंगे, है ना। तो जब भी क्रेडिट की बात आती है, मनी की बात आती है, तो बहुत ज़्यादा ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सिमिलरली जब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, दोनों के लिए पैसा लगता है और टाइम टाइम पे पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा दे दिया काम हो गया, रेगुलर इंटरवल्स पे हमें पैसा लगता है। So the long gestation period between sowing and the harvesting of the crops, credit is extended to the farmers for meeting their initial requirements of farm inputs like seeds, fertilizers, etc. तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में ऐसे पूरे 12 महीने काम नहीं चलता, बीच में थोड़ा बहुत हमारे ऐसे मंथ्स भी आते हैं जहाँ पे बिल्कुल हमारा वो काम नहीं रहता डायरेक्टली, और हमारे पास इतना टाइम बचता है कि हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे भी तो हमें पैसा चाहिए ना, क्योंकि इनिशियली आप इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको 1 साल बाद उसका पूरा पैसा मिलता है, धीरे धीरे करके वो फिर अगले साल के लिए आप सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे एक रेगुलरिटी ऑफ इनकम नहीं रहती है। Now the farmers require funds for meeting their general and specific needs, and they also require credit for buying and purchasing land, cattle, irrigation facilities, etc. तो पैसे का अगर हम बात करें ना, खर्चे कम नहीं होते, तो उनके भी अच्छे खासे खर्चे, उनको भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स जल्दी से। Explain the role of micro credit in meeting credit requirements of the poor. So micro credit यानी माइक्रो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको हमने बोला था कि आज के टाइम पे वी ऑल्सो लिंक इट विद द बैंक, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ डायरेक्टली नहीं अवेलेबल हैं, तो ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक पैसा कलेक्ट करते हैं, जब इसको ज़रूरत पड़ती है उसको थोड़े इंटरेस्ट पे हम लोग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अर्न कर लेते हैं, और इसको हम लोग एक जगह से रजिस्टर करा के अकाउंट रजिस्टर करा लेते हैं विद द बैंक। तो ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रोल। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, द क्रेडिट एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज माइक्रो क्रेडिट्स। तो आपको पता है जो भी पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको एकदम कोई लाखों में पैसा नहीं दे पाएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट ही दे पाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दे पाएंगे, दैट इज माइक्रो फाइनेंसिंग, कम समय के लिए आपको पैसा मिलना। So, the self-help groups are playing a crucial role in meeting the credit requirements of the poor by inculcating saving habits among the rural households. तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, यही तो है कि आप सभी कंट्रीब्यूट करते हो। अगर मैं इस कमेटी का पार्ट बन गई कि ठीक है मैंने भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के कमेटी में पार्ट लिया, तो मैंने सोचा कि यार मुझे इसमें से 100 रुपये हर दिन देने हैं, या मैं बोलूँ 2000 पर महीने मुझे देने ही देने हैं, तो ये क्या होता है, आप उस चीज़ के लिए सेव करके रखते हो।
तो कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स पैटर्न को इंक्रीज करती है, जो यूजली रूरल एरियाज में नहीं देखा जाता। वहाँ पे कर्जे में ही चलती आधी ज़िंदगी, है ना, कर्जे के लिए कर्जा, कर्जे के लिए कर्जा, ये वाला पैटर्न चलता रहता है। वहाँ पे सेविंग्स की हैबिट बहुत कम होती है, बचता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई उस सिनेरियो में भी अगर हम थोड़ा बहुत सेव करके कहीं ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और इस तरीके से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग हैबिट्स बढ़ती हैं। क्लियर? The individual savings of many farmers are pooled together to meet the financial requirements of the needy members of the self-help ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है, सबके इंडिविजुअल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी एक इंसान पे 5,000 का लोड आए, इससे अच्छा सेम चीज़ को आप 10 लोग में डिवाइड कर दूँ तो आपका पैसा बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह से आ जाएगा, तो आपका लोड कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है स्टूडेंट्स। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग हर महीने वहाँ से ले रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको जमा करके रखा है, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से मिल जाएगा, है ना। सो दैट इज़ वाई इस तरीके का पैटर्न हम लोग यहाँ पे डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। Clear? All of you please take a screenshot of this one fast. Done? So the members of these groups have been linked with the banks. मैंने जैसे आपको बताया था. In other words, self-help groups enable the economically poor individual to gain strength as a part of a group. Also, the financing done through self-help groups reduces the transaction cost for both the lenders and the borrowers. The National Bank for Agriculture and the Rural Development, that is your NABARD, played a key role in providing credit at special concession rates. तो जैसे कि आपको पता है, जब हम लोग फार्मर से डील कर रहे हैं, कमर्शियल एरिया से, कमर्शियल लोगों से डील नहीं कर रहे, फार्मर से डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इको फ्रेंडली या फार्मर फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, सॉरी, फार्मर फ्रेंडली आपको पॉलिसीज़ वगैरह, क्रेडिट पॉलिसीज़ रखनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, इकोनॉमिकल गेन भी मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बढ़ती है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? Presently, more than 7 lakh self-help groups are operating across different rural areas, and the programs are becoming popular among the small and the marginal borrowers owing to the informal credit delivery mechanism along with the minimum legal formalities. तो आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादा ऐसी फॉर्मल लीगलिटीज़ वगैरह नहीं रहती, तो ये थोड़ा इजी भी रहता है, जिससे आपको लोन वगैरह मिल जाए और साथ ही में आपको कम ड्यूरेशन में जल्दी से आपको लोन मिल जाता है। ठीक है? सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। सर समझे इस बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? होपफुली एवरीवन इज अवेयर कि व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुका है, जब हम आपका सेशन ले रहे थे उसमें हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर किया था स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए, है ना। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द रूरल मार्केट्स। सो लेट्स सी। तो अगर हम बात करें द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट्स आर, पहला है हमारे पास रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए। सो द रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज to create orderly and transparent market conditions. The sale and the purchase of the products are monitored by the market committee, which consists of the farmers, the government agents and traders. It helps in enforcement of standard weights, fixation of charges, settling of the disputes, etc., which is helpful for both farmers and consumers. तो एक regulated market होना चाहिए। देखो जैसे कि हमें पता है ना, बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एक तरीके से रेगुलेट करता है। सिमिलरली जो हमारा रूरल मार्केट है उसको भी तो कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। तो वेरियस कमिटीज़ वगैरह फॉर्म कर दो ताकि एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो पहला चीज़ जो गवर्नमेंट ने करी दैट इज़ रेगुलेट किया है हमारे रूरल मार्केट्स को। क्लियर? सब समझे इस चीज़ को? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आपको पता है कि रूरल मार्केट्स में जो भी सामान बन रहा है वो एक पूरे साल भर के लिए बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उतना ही बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हो। क्योंकि आपको पता है जो क्रॉप्स वगैरह जो भी हैं सबके डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशंस रहती हैं, तो उसी में उसको मेंटेन करना लंबे समय तक आसान नहीं है। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज का खर्चा ही बहुत ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ वाई इन सब का अगर ज़्यादा बनेंगे ऐसे स्टोरेज वगैरह तो जल्दी काम भी होगा, कम कॉस्ट पे हो जाएगा।
नेक्स्ट है मेरे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग. इट इज़ अ मेजर टू इंश्योर fair price to farmers. Members sell their surplus to the cooperative society which substitutes collective bargaining in the place of individual bargaining. मैंने जब आपको ये वाला पॉइंट पढ़ा रही थी क्लास में, तब भी मैंने बताया था कि भाई कोई एक इंसान आपसे बात करे या हम बोलते हैं किसी से लड़ने जाए तो पॉसिबल नहीं ना कि 50 लोग को मार दे, पॉसिबल ही नहीं है ना. वहीं पर अगर आप ग्रुप के साथ जाते हो तो काम हो जाता है. अभी थोड़ा नेगेटिव साइड वाला हो गया. पॉजिटिव साइड, आपने अपनी कहानी सुनी होगी बचपन में कि भाई एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है कि पट से अपन ने तोड़ दी, लेकिन वहीं पर जब अपने पास पूरा बंडल हो तो हम उसको एकदम से तोड़ नहीं सकते. मतलब यूनिटी की स्ट्रेंथ, ये वाला पॉइंट हमें देखने को मिला था. तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि भाई ताकि एक पर्टिकुलर फार्मर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इससे अच्छा एक ग्रुप बनाओ, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, फेयर डील को क्रैक करने की कोशिश करो, जैसे कि ट्रेड यूनियंस करते हैं. सिमिलरली आप अपना एक यूनियन बना के सारी चीज़ों को कर सकते हो ताकि आपको फेयर प्राइसेस मिले आपके प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. होपफुली स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा. क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है और क्यों हमारे लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. Policy instruments. Various policy instrument has also been initiated by the government such as fixation of minimum support price, buffer stock and public distribution system which aimed at increasing the income of farmers as well as providing food grains at subsidized rate to poor. तो policy instruments की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं. अगर आपको याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा लास्ट चैप्टर हुआ था क्लास 11th में, जहाँ पे हमने पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या मैं बोल सकती हूँ प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट. सो प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब जो मार्केट प्राइस जो रहता है बहुत बिलो सेट हो जाता है, लो लेवल पे सेट हो जाता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करता है ताकि फार्मर्स का नुकसान ना हो, एक हायर प्राइस से प्राइस को सेट करता है और उस प्राइस पे बाय भी कर लेता है गुड्स, जिसको बफर स्टॉक की तरह रखता है कि जब भी इमरजेंसी होगी तो वहाँ से हम लोग सामान को यूटिलाइज कर सकते हैं. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का ही फायदा रहता है और साथ साथ में फार्मर का भी लॉस नहीं होता है. क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट्स? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट. Done. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी. Why is agriculture diversification essential for the sustainable livelihoods? तो क्योंकि हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जनता है, इट इज़ वेरी ओवर क्राउडेड, एंड वहाँ पे भी ओवर क्राउड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या रहता है कि यू जस्ट अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. ऐसा लगता है कि भाई बहुत लोग काम कर रहे हैं लेकिन असली में सब काम नहीं कर रहे होते. उसके चक्कर में क्या होता है, जो आप चीज़ें सीख सकते हो वो भी सीख नहीं पाते, कम सैलरी में काम करते हो, आपका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हो पाता, आप अपनी पॉवर्टी से निकल नहीं पाते. राइट, दैट इज़ वाई हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि ठीक है माना फार्मिंग है, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी तो और भी कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप कर सकते हो. फार्मिंग के अलावा बहुत ज़्यादा अलाइंड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो उसी से रिलेटेड रहती हैं, वो कर सकते हो. मतलब आपको और भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चर में ऑलरेडी स्कोप इतना ज़्यादा है नहीं एंड बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं. तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप और भी चीज़ों में डाइवर्सिफाई करो ताकि आपकी इनकम बढ़े और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो. क्लियर? So the agriculture diversification means diversification of crop production and shifting of agriculture workforce to other aligned activities such as livestock, poultry, fisheries, etc. and non-agriculture sector to raise income and to explore alternative sources of revenue. तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सिर्फ एक सिंगल रिसोर्स पर हमें कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते सोर्स ऑफ इनकम के लिए, हमें और भी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है एंड उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत नीडेड है. सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, लाइफ में भी हमें पता है कि अगर वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी इस चीज़ का जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं रहता, लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का एनालाइज करके रखना पड़ेगा और भी ऑप्शंस अपने ढूंढ के रखने पड़ते हैं. क्यों? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी, है ना. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. राइट, अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इंडियन फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन द वेगरीज ऑफ मानसून्स. वेगरीज मतलब वेग मतलब क्या रहता है, कोई चीज़ क्लियर ना होना. तो हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन से कोई क्लियर नहीं है. आपको पता है जो भी फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस में डील करते हैं या उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको हैवी लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ गए तो. राइट, सो अकॉर्डिंग
The need for the diversification is required to enable the farmers to earn from other alternative non-farming occupations. So diversification का मतलब ये नहीं है कि आप फार्मिंग को छोड़ दो, हमें बोल रहे हो उसको भी कंटिन्यू करो, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ों को साथ में आप लेके चलो जो आपको प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. एंड दिस lesses the excess burden on agriculture by reducing disguised unemployment. तो कहीं ना कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जो हमारा जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, दैट यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है नहीं लेकिन फिर भी आप काम करो, आपको कम पैसा मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. नाउ जैसे कि आपको पता है द खारिफ सीजन ओपन अप्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट. हाउएवर ओइंग टू द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज द फार्मर्स फेल टू गेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द राबी सीजन. देयरफॉर द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अराइज ड्यूरिंग द राबी सीजन. तो आपको पता है भाई कि एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट सीजन्स रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपको कितना मैन पावर का ज़रूरत है कितना नहीं, है ना. तो पूरे थ्रू आउट द ईयर तो ऐसा होता नहीं है. तो जब बीच का जब हमें टाइम मिलता है, जब हमें लगता है कि हाँ अभी हम कुछ और कर सकते हैं, तो आपको कुछ और करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट. सो द फार्मर फेल टू गेट द गेनफुल अपॉर्चुनिटीज. अगर हम नहीं कर पाते तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी. एग्रीकल्चर बीन ओवर क्राउडेड कैन नॉट फर्दर जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो मैं आपको बता ही रही थी तो भाई एग्रीकल्चर में आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे अधिकतर लोग हैं. Now, therefore, the prospectus of the non-farming sectors should be opened up in the rural areas to provide job opportunities, thereby diverting workforce from the जब हम लोग बात करते हैं already crowded agriculture sector. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है उसको ना और ज़्यादा क्राउड करते हुए, बल्कि जो उससे अलावा जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं, जो फार्मिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, नॉन रिलेटेड भी हो सकती है, वो इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए और डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ एंड बेटर इनकम एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. डन. Clear? The non-farm sector has several segments that possess dynamic linkage. Such linkage enhances the healthy growth of an economy. तो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में भी बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. Critically evaluate the role of the rural banking system in the process of the rural development in India. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में बैंकिंग को डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है. क्रेडिट से क्या होता है, बेटर हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहेगा तो बेटर ग्रोथ होगी, बेटर प्रोडक्ट्स हम बना पाएंगे और अच्छे से जो जो गैप आ जाता है हमारे पास, जब तक हम लोग सीड्स को सो करते हैं और जब तक हम लोग उस चीज़ को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बीच में बहुत टाइम रहता है, तो उस टाइम का भी ढंग से यूटिलाइजेशन होगा. तो उसके लिए भी हमें क्रेडिट तो चाहिए, पैसा तो चाहिए. सो दैट इज़ वाई क्रेडिट हमें कहाँ से मिलेगा, कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से मिलता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है एंड ये हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है. सो द रूरल बैंकिंग हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. NABARD has made a significant progress in the field of rural credit. It cannot be denied that the institutional credit has freed the farmers from the trap of money lenders. तो देखो आपको पता है कि जब कोई चीज़ गवर्नमेंट ने बैक किया, गवर्नमेंट ने भरोसा जताया, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार सही होगा, तो इन्हें लगता है गवर्नमेंट कह रही है तो सही बात है, राइट. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिल्कुल कि हाँ आप दूसरा क्रेडिट वगैरह नाबार्ड से लीजिए, लेकिन आप ऐसे वैसे लोगों से मत लीजिए जो बाद में जाके आपको ठग ले, right? So it cannot be denied that the institutional credit has freed the farmers from the trap of money lenders, and on the other hand institutional credit is not free from deficiencies. तो ये भी आपको समझना है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर इंटरवल्स पे ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ क्रेडिट रहना चाहिए. अगर वो लीगल हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. So the rural and the institutional credit has invariably been associated with the security or collateral,
है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, लीगल है, तो लीगल है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, लेकिन कई बार फार्मर्स के पास लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने के लिए इतने ना रिसोर्सेज रहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, इसलिए वो लोग वापस मनी लेंडर्स के पास चले जाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे चले जाते हैं, फिर कई बार फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो जाती है। लेकिन हम लोग बात करें लीगलिटी की थी तो सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट एसोसिएटेड है उसी को आप ट्रू मानो एंड उसी के बेसिस पर आप चीज़ों को करो तो आपके लिए बेटर रहेगा, यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आप करिए। Also, the commercial banks fail to encourage the habit of thrift among farmers. In addition to this, the leniency on the part of the government to collect taxes was another setback in the rural banking. This further led to the emergence of the feeling among the farmers of not repaying the borrowed amount. तो क्या होता है कि लोन तो मिल रहा है, जैसे तो लोन मिल रहा है, लेकिन ये लोग पे ही नहीं करते टाइम पे, और उनसे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल है, और पैसा निकलवाना इतना मुश्किल है तो कई बार जाने भी दिया जाता है। तो लोगों के मन में अब आ ही गया कि भाई एक बार पैसा ले लो तो वापस करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये एक सिस्टम बन गया जिसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। एंड दिस फर्दर लेड टू द इमरजेंस ऑफ द फीलिंग अमंग द फार्मर्स ऑफ नॉट प्रीपेइंग द लोन। नाउ दिस इंक्रीज द डिफॉल्टर्स रेट एंड लेड टू द फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी फॉर द रूरल बैंक्स। तो रूरल बैंक्स के लिए क्या बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि आपको पता है ना बैंक कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट आना ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्टर्स वाली लिस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है। एंड जिस पर्पस से हमने बैंक्स को खोला था, रूरल बैंक्स को, क्रेडिट बैंक्स को खोला था, जो कहीं ना कहीं हमारे जो रूरल एरियाज उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वही लॉस में जाने लग गए तो आपको पता है वापस तो कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक बन के रह गया। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज मार्केटिंग, है ना। तो जब लोग रूरल मार्केटिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो रहते हैं, उनका जो प्रोडक्शन में जो हमारा एग्रीकल्चर में आता है, उनकी सेलिंग सही तरीके से, बेटर तरीके से, मास, आप एक रीच उनका जनरेट करना चाहते हो, दैट इज योर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। So agriculture marketing is a mechanism through which these goods reach different places depends on the market channel. Agriculture marketing is a process that involves assembling, storage, processing, transforming and transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज करना, उसका पैकेज करना, उसका प्राइस सेट करना, हर एक चीज़ कहाँ पे आती है हमारे पास। जब हम लोग बात करते हैं, हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती है, पैकेजिंग की बात होती है, प्रोसेसिंग की बात होती है when we talk about agriculture marketing. Clear? Take a screenshot of this one fast. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल ना एग्जाम में आ सकता है, तो मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है एंड कोई कंफ्यूजन फालतू का क्रिएट नहीं करना है कि आएगा कि नहीं आएगा। रूरल मार्केटिंग में ये वाला पोर्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी वाला पोर्शन हमारे पास आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर, गॉट इट, आगे बढ़ें। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। mention some obstacles that hinder the mechanism of agriculture marketing. So agriculture marketing क्यों ज़रूरी है हमने देखा, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा, हमें पता है ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बेटर तरीके से चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। So some obstacles that hinder the mechanism of agriculture marketing are, पहला है हमारे पास farmers suffer from faulty weighing and manipulation of accounts. तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम करने की ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ों पे लैक करते हो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रह जाती है और कहीं ना कहीं भाई आपको ठगने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के। तो अगर आपके पास मार्केट की समझ है, आप पढ़े लिखे हो, नॉलेज है आपको इस फील्ड में, तो आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनोगे। लेकिन क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, मैनिपुलेशंस हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता। Due to misinformation about market prices and condition, farmers are forced to sell their product at lower prices. जब farmers को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, हम सिर्फ एक दुकान पे चले गए, वहाँ से सामान खरीद के लेके आ गए, फिर मार्केट में आगे बढ़े तो देखा तो यार ये तो दुगने दाम में हम खरीद के लिए आए, बड़ा रिग्रेट होता है यार, ये तो हमने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए इस चीज़ के।
तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपके पास अगर राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो आपका नुकसान होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है The farmers lack access to proper storage facilities to store their produce for future sale at better prices. तो कहीं ना कहीं ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ज़्यादा स्टोरेज वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर हम कोई सामान बना भी रहे हैं तो उसको लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, और अगर लंबे समय तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते तो बाद के प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमें कम दाम में भी आज सामान बेचना पड़ जाता है। इसलिए स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। द फार्मर्स कैन नॉट अवेल एग्रीकल्चर क्रेडिट लीडिंग टू देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स। कई बार ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी है, कोलैटरल वगैरह इतना नहीं है, तो उसकी वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता, तो फिर कहाँ जाना पड़ता है, वापस लौट के मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, जो इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, कई बार फ्रॉड भी कर देते हैं, कई बार अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो हमने फ्रॉड वाले केसेस ही सुने हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट, all of you quickly take a screenshot of this one. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव चैनल्स अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आप कौन कौन से डिफरेंट चैनल्स के थ्रू एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर सकते हो। So there are various alternative channels available for the agriculture marketing under which the farmers can sell their product easily and directly to the customer and it increases their income. तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है कि फार्मर डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता है और डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, है ना, हट्सपार जब हम लोग बात करते हैं मंडी पुणे में, ऋतु बाजार बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं, एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली फार्मर्स किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे वो किसके एग्जाम्पल्स है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये बोल सकते हो डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री में प्रमोशन किया जा रहा है कि रूरल मार्केट को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स गिवे ना आपको नीचे एग्जाम्पल्स, इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसको ज़रूर अच्छे से सबको गो थ्रू करना है। डन, गॉट इट। कैसे लगे क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डन स्टूडेंट्स। Another alternative channel for agriculture marketing is the contract of direct sales between the farmers and the national and international companies. एक तो मैंने सीधे आपको बोला था कि जो फार्मर्स हैं डायरेक्टली कहीं ना कहीं सीधे कस्टमर से इंटरेक्ट कर लें, या तो ये भी हो सकता है कस्टमर्स इंटरनेशनल भी तो हो सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल कंपनी से भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, बिकॉज उनको भी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह चाहिए, राइट। So these companies offer advance payments to the farmers for supplying products at predetermined rates. Predetermined rates का मतलब पहले से आपने डिसाइड कर रखा है। And these alternative agriculture channels raise farmers' income and simultaneously reduce price risk for the small and marginal farmers. तो कई बार आपने ऐसा देखा हो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जैसे कि अगर मेरा कोई ऐसा फूड का स्टॉल जो डेली बेसिस पर लगता ही है, तो मुझे उसके लिए भी तो फूड आइटम्स चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए, तो मैंने एक वेंडर से या फार्मर से बात कर ली कि डायरेक्टली आपको इतना टन प्रोड्यूस करना है और ये पूरा मैं आपको पैसा देने को रेडी हूँ, आपने हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो इससे क्या होगा, फार्मर का भी नुकसान नहीं हो रहा, बिकॉज उसको पता है कि उसके हाथ में कुछ एक लिमिटेड इनकम तो है और साथ में मुझे ही पता है कि मुझे यहाँ से सामान मिल जाएगा, तो एक ट्रस्ट वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, जब लोग बात करते हैं जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज भी डिफरेंट फार्मर से इंटरेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। क्लियर, समझिए सब इस बात को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। हाउ यू विल लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि मैम मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कर लिए हैं टोटल 9 क्वेश्चंस, अभी और क्वेश्चंस बताएं जिसको हम लोग आने वाले सेशन में करने वाले हैं, एंड उसके बाद हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था आई गेस, बहुत ज़्यादा हमने अगर आपने एनालाइज किया होगा चीज़ों को, जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चीज़ों को आप पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप आपकी जो नॉलेज है एनहांस हो जाएगी, लिखने का तरीका आपको समझ आने लगेगा, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा एक खेल हो जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर शीट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि बोलो चांद सितारे रेनबो बना के आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कैसे लिखना है
है ना। सो दैट इज़ वाई उसके लिए एनसीईआरटी सोल्यूशन बेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। आपको कब कौन सा क्वेश्चन याद आ जाए, कब कौन सा चीज़ आपके लिए काम आ जाए, यू नेवर नो। तो आपको जहाँ से भी रिसोर्स मिल रहा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो एंड कोशिश करो कि आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़े। राइट स्टूडेंट्स, तो एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को, लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे क्लासेस आपको मिलती हैं। वहाँ पे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। एंड हमें यूट्यूब के अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन वी हैव ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। कोई भी डाउट हो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो, जहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आप सभी के लिए मेंशन की गई है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ 12th स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है अब कि कैसे क्या होगा, बस आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अपना रिजल्ट्स को देखोगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे हार्डवर्क करोगे तो। राइट स्टूडेंट्स, इसी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, भाई रिफॉर्म्स चाहिए, आपको भी अंदर एक रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। राइट, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।